निर्माणस्य यथा भूमि आधार संप्रकीर्तितः तथा तस्याधारमाहुः पादम शिल्प विशारदाः। किसी भी वास्तु निर्माण के लिए जैसे भूमि आधार होता है, वैसे ही शिल्प विशारदों ने पादों या स्तंभों को भवन का आधार कहा है। स्तंभों की रचना सहजता के लिए, सुख के लिए, शोभा और लाभ के लिए की जाती है। अतः शिल्पी को स्तंभ की रचना आवश्यकतानुसार पाषाण, लोहादी धातु, लकड़ी और इष्टिका से करनी चाहिए। स्तंभों के भेद एवं लक्षणों को जानने हेतु हम पहुंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हमने विभिन्न प्रकार के स्तंभों का निरीक्षण किया। उनमें से एक स्तंभ था कीर्ति स्तंभ, जिसका उल्लेख हमें अपराजित पृच्छा में प्राप्त होता है, जिसमें चित्र के माध्यम से तलों की योजना समझाई गई है। मयमतम ग्रंथ के अनुसार स्तंभों के विषय में संक्षेप में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अतः स्तंभों का माप, उनकी आकृति, उनके अलंकरण आदि का संक्षेप में सम्यक रूप में वर्णन इस प्रकार है। स्थाणु, स्थूण, पाद, जंघा, चरण, स्तंभ, तलीप एवं कंप ये सभी स्तंभ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम जानते हैं स्तंभों के प्रमाण। 12 तल का जो भवन होता है, उसके भूतल पर बनने वाले स्तंभ की ऊंचाई 8 हाथ 1 बित्ता होनी चाहिए तथा प्रत्येक तल पर एक एक बित्ता कम करते जाना है, जिससे सबसे ऊपर के तल पर 3 हाथ ऊंचाई प्राप्त होगी। स्तंभ की ऊंचाई का 10वां, 9वां या 8वां भाग उसकी चौड़ाई का माप होता है। अब हम विभिन्न प्रकार के स्तंभों की आकृति व उनके अलंकरण के बारे में जानेंगे। प्रतिस्तंभ। प्रतिस्तंभ को प्रति के ऊपर एवं उत्तर भित्ति के नीचे निर्मित किया जाता है। जन्म के ऊपर स्तंभ को स्थापित किया जाता है। निखात स्तंभ। गहरा गर्त बनाकर उसके ऊपर तल का निर्माण किया जाता है। स्तंभ की सतह से उत्तर भित्ति के मध्य स्थित स्तंभ को निखात स्तंभ कहा जाता है। निखात स्तंभ। गहरा गर्त बनाकर उसके ऊपर तल का निर्माण किया जाता है। स्तंभ की सतह से उत्तर भित्ति के मध्य स्थित स्तंभ को निखात स्तंभ कहते हैं। झषाल स्तंभ। अधिष्ठान से प्रारंभ होकर उत्तर भित्ति के मध्य स्थित स्तंभ को झषाल स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ मूल भाग की अपेक्षा ऊर्ध्व भाग में कम चौड़ा होता है। ब्रह्मकांत स्तंभ। मूल से लेकर ऊपर तक चौकोर, कुंभ एवं मंडी से युक्त स्तंभ को ब्रह्मकांत स्तंभ कहा जाता है। 8 कोण वाले स्तंभ को विष्णुकांत स्तंभ कहा जाता है। षटकोण वाला स्तंभ इंद्रकांत स्तंभ होता है। 16 कोण वाला स्तंभ सौम्य कहलाता है। वृत्ताकार स्तंभ हो, कुंभ एवं मंडी से युक्त हो तो वह रुद्रकांत स्तंभ कहलाता है। यदि स्तंभ की लंबाई विस्तार से दुगुनी हो, मध्य में अष्टकोण एवं ऊपर तथा नीचे चौकोर हो तथा कुंभ व मंडी से रहित हो, उसे मध्य अष्टास्त्र कहा जाता है। रुद्रछंद स्तंभ मूल से क्रमशः ऊपर की ओर चतुष्कोण, अष्टकोण एवं वृत्ताकार होता है। पद्मासन स्तंभ। इस प्रकार के स्तंभ के मूल में पद्मासन की रचना की जाती है। इसके ऊर्ध्व भाग में इच्छानुसार आकृति अथवा मंडी का निर्माण करना चाहिए। भद्रक स्तंभ। इस स्तंभ के मूल में पद्मासन, चक्रवाक की आकृति से युक्त 2 मंडी एवं मध्य में भद्र निर्मित होता है। शुंडपाद स्तंभ। जिस स्तंभ पर लंबाई में हाथी की सूंड निर्मित हो तथा वह कुंभ एवं मंडी से युक्त हो, उसे शुंडपाद स्तंभ कहा जाता है। पिंडीपाद स्तंभ। शुंडपाद में जब पूरे स्तंभ में मोती उत्कीर्ण होते हैं, उसे पिंडीपाद स्तंभ कहा जाता है। पिंडीपाद स्तंभ। शुंडपाद में जब पूरे स्तंभ में मोती उत्कीर्ण होते हैं, उसे पिंडीपाद स्तंभ कहा जाता है। यदि स्तंभ का स्थापन नियम के अनुकूल नहीं होता है तो वह भूमि एवं भवन का विनाश करने वाला होता है तथा अनुकूल स्तंभ स्थापन कल्याण प्रदान करता है। प्राचीन मनीषियों ने सभी स्तंभों को इष्ट, प्रस्तर तथा काष्ठ से निर्मित कहा है। देवालय में स्तंभ की संख्या सम अथवा विषम दोनों हो सकती है, किंतु
मनुष्यों के गृहों में स्तंभों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए।